हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हमने कहानी सुनी एक लड़की भीगी भागी सी। आज मैं उसके लिए आपका दूसरा भाग लेके आई हूँ। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। अनय के कहने पर अंतरा छत से भाग गई थी और लड़का अभी भी वहीं था। अंतरा नहाकर कपड़े बदल कर नीचे भाग गई। उसने पलट कर दोबारा उस लड़के को देखा तक नहीं। वहीं दूसरी छत पर खड़ा हुआ लड़का अब भी उस छत पर निगाहें गड़ाए खड़ा था। तभी उसके पीछे से किसी की आवाज़ आई। हाँ मम्मी तुम्हें नीचे बुला रही है, गर्मा गर्म पकौड़े बने हैं, इससे पहले कि ठंडे हो जाए जल्दी से नीचे आ जाओ। वो लड़का जिसका नाम आहान था, उसने पलट कर पीछे देखा तो सीढ़ियों के पास उसकी ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। आहान ने उसे देखकर मुस्कुरा कर बोला, मामी को बोल दे बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। इतना तो भीग लिया तू, अब और कितना भीगना चाहता है? चल नीचे वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। उस लड़के ने चिंता जताते हुए आहान को हल्की झिड़की दी तो आहान मुस्कुरा कर उसकी तरफ बढ़ गया और कंधे पर बाँह लपेटते हुए बोला, तो बिल्कुल माँ जैसे बिहेव करता है, तुझे उनका बेटा होना चाहिए था, फिर वो बड़ी खुश रहती अपनी औलाद से। बुआ तुझसे भी बहुत खुश है और बहुत गर्व है ना तुझ पर। जो तूने किया हर कोई नहीं कर पाता, समझा? समझ गया। फिर भी तेरी बातें और आदतें काफ़ी हद तक माँ से मिलती हैं। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि कहीं जन्म के वक्त बच्चों का अदला बदली तो नहीं हो गई थी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भले हमारा जन्म एक वक्त पर हुआ है पर जगह अलग अलग थी। और तेरी माँ मेरी बुआ है तो मैं उनके ऊपर भी जा सकता हूँ। उस लड़के ने जिसका नाम आरुष था उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आहान भी मुस्कुरा दिया और दोनों नीचे की तरफ बढ़ गए। फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ियों के पास के रूम के बाहर पहुँच आहान ने कुछ देर बाद आने का कहा और आरुष सर हिलाकर वहाँ से चला गया। आहान उस रूम के अंदर चला गया जहाँ मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से ज़रूरत की सभी चीज़ें मौजूद थी। एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित कमरा जिसमें एक डबल बेड लगा था। उसके पीछे की दीवार पर एक फ़ोटो फ्रेम लगी थी जिसमें एक आदमी और एक औरत और उनके साथ एक 10 साल का लड़का भी था। बेड के साइड में लैंप टेबल था। उसके एक तरफ लकड़ी का कबर्ड, दूसरी तरफ ड्रेसिंग टेबल, लेफ़्ट साइड बाथरूम था और राइट साइड बालकनी, और उसके दरवाजे से सटकर बड़ी सी खिड़की थी। रूम में एक स्टडी टेबल और एक चेयर भी थी। आहान ने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद नहाकर चेंज करके बाहर आया और टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। अपने गीले बालों में हाथ घुमाते हुए उसने शीशे में अपनी एक झलक देखी। गोरा आकर्षक चेहरा, तीखी नयन नक्श, गहरी भूरी आँखें, माथे पर बिखरे गीले बाल, ब्लैक वी नेक टी शर्ट, ग्रे ट्राउज़र, गठीला बदन, लंबी कदकाठी, चेहरे पर हल्के बियर्ड्स। देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा था वो। हैंडसम तो था ही, साथ ही पर्सनैलिटी भी दमदार थी और चेहरे पर आत्मविश्वास का तेज झलक रहा था। अधरों पर सौम्य सी मुस्कान और आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून। कोई भी अगर एक नज़र उसको देख ले तो पलट कर उसको देखने से खुद को रोक ना पाए, उसके व्यक्तित्व के आगे अपना दिल हार जाए। आहान ने एक नज़र खुद को देखा, फिर टॉवल बालकनी में रखे क्लॉथ स्टैंड पर सुखाकर नीचे चला आया। नीचे के फ्लोर पर 2 रूम बने थे और बीच में बड़ा सा हॉल था। एक तरफ सीढ़ियाँ और पास ही मंदिर बना था, दूसरी तरफ किचन था। पूरा घर व्यवस्थित था और ये उस घर की गृहिणी के प्रताप से था। माधुरी जी, आहान की मामी, जिसका स्वभाव उनके नाम के ही हिसाब से था, मधुरवाणी, शालीनता और प्रेम की मूर्ति। उनके पति और आहान के मामा गजेंद्र जी पुलिस में हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का जिससे हम पहले ही मिल चुके हैं, आरुष, जो आहान का हम उम्र है, और छोटी बेटी श्रुति जो कॉलेज में पढ़ रही है। छोटा सा समृद्ध परिवार है इनका। अब परिवार के हर सदस्य के मन में एक दूसरे के लिए असीम प्यार और सम्मान। अब आहान के बारे में भी कुछ बातें आपको बता देते हैं। आहान के पिता करणवीर जी इंडियन आर्मी में थे और जब आहान 12 साल का था, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। आहान की माँ दीप्ति जी पहले तो हाउसवाइफ थी, पर हुनर की कोई कमी नहीं थी उनमें। एक पढ़ी लिखी, सभ्य, शांत, शालीन, समझदार औरत थी वो। करणवीर जी के जाने के बाद उन्होंने ही आहान और घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठाई, जिसमें गजेंद्र जी ने भी वक्त वक्त पर उनका पूरा साथ दिया। आहान ने भी अपनी माँ के परिश्रम करते देख और अकेली ज़िंदगी के संघर्षों से लड़के देखकर कम उम्र में ही उनकी जिम्मेदारी में उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पढ़ता था और बच्चों को पढ़ाता भी था, जिससे अपना खर्च निकाल कर दीप्ति जी की मदद भी कर देता था। घर के कामों में भी उनका हाथ बटा देता था। दीप्ति जी के लिए आहान की समझदारी उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। आहान के ज़िंदगी का बस एक ही लक्ष्य था और वो था अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी माँ को आराम की ज़िंदगी देना। बचपन में अपने पापा को देखकर उसका भी सपना था इंडियन आर्मी में जाकर देश की सेवा करने का, पर करणवीर जी के जाने के बाद उसने दोबारा इस बारे में नहीं सोचा, जिसकी सबसे बड़ी वजह जी दीप्ति जी थी।
करणवीर जी के बाद आहान ही उनका एकमात्र सहारा और जीने की वजह थी, जिसे वो उनसे छीनना नहीं चाहता था। सालों की मेहनत के बाद आखिर उसने अपना लक्ष्य पूरा कर ही लिया था। अब वो गुड़गांव की एक कंपनी में चीफ इंजीनियर था। अच्छी खासी सैलरी थी, वहीं रहता था वो, जबकि उसकी माँ पानीपत में अपने घर में रहती थी। पूरा परिवार था वहाँ उनका। पर करणवीर जी के जाने के बाद सबने उनसे मुंह मोड़ लिया था। तब उनके भाई गजेंद्र जी ने उनका बहुत साथ दिया था। अब जब आहान की अच्छी खासी नौकरी थी तो सब अपने स्वार्थ के लिए फिर से उनसे रिश्ते जोड़ने लगे थे। और दीप्ति जी उस घर से जुड़ी करणवीर जी की यादों का मोह नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए वहीं रहती थी। पर आहान ने सोच लिया था कि एक बार वो खुद उस जगह पर सेटल हो जाए, फिर अपना फ्लैट लेकर दीप्ति जी को भी वहीं बुला लेगा। फ़िलहाल उसकी जॉब नई थी, इसलिए वो इंतज़ार कर रहा था। ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी उसे, और गजेंद्र जी काफ़ी वक्त से उसको आने को कह रहे थे, इसलिए कल ही आहान यहाँ पहुँचा था और 2-3 दिन यहीं रहने वाला था। चलिए अब वापस कहानी पर चलते हैं। आहान सीढ़ियों से नीचे उतरा ही था कि मिश्री सी मीठी खनकती आवाज़ उसके कानों से टकराई। मम्मी, आहान भैया आ गए। ये श्रुति थी। आहान उसे देखकर मुस्कुराया। वहीं उसके बाद सुनकर किचन से माधुरी जी हाथ में पकौड़े की भरी प्लेट लेकर बाहर आए, और उनके पीछे हाथ में ट्रे लेकर आरुष भी निकला। माधुरी जी ने पकौड़े से भरी ट्रे टेबल पर रख दी। फिर आहान को देखकर मुस्कुरा कर बोली, आपके मनपसंद चने दाल और प्याज के पकौड़े बनाए हैं, इससे पहले कि ठंडे हो जाए आकर खा लीजिए। जैसे ही माधुरी जी ने अपनी बात पूरी की, आरुष ने मुस्कुरा कर आगे कहा, और मैं आरुष स्पेशल चाय बना कर लाया हूँ। बाहर बारिश है और अंदर चाय पकौड़े की जोड़ी तो मज़ा ही दुगना हो जाता है। आरुष खुद पर ही इतरा गया और बाकी सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे। श्रुति ने आहान को जल्दी से सोफे पर बिठा दिया और ललचाई निगाहों से पकौड़ों को देखकर जीभ होठों पर फेरते हुए बोली, भैया जल्दी पकौड़े खाना शुरू कीजिए, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो खा लेना, इंतज़ार किस बात का है। आहान ने एक पकौड़ा उसके तरफ बढ़ा दिया तो श्रुति ने झट से उसको खा लिया। ये देखकर आरुष ने बुरा सा मुंह बनाया और श्रुति के सर पे चपत लगाते हुए बोला, भुक्कड़ कहेंगे, 2 मिनट भी सब्र नहीं कर सकती तू। श्रुति ने बुरा सा मुंह बनाया और अपने सर को सहलाते हुए चिढ़ते हुए बोली, तो मैं कॉलेज से थक कर आई हूँ, भूख लगी है मुझे। हाँ, कॉलेज में तो तू पत्थर तुड़वाते हैं ना तुझसे। और उसने भौंसों को उड़कर उसको घूरा और तंज कसा तो श्रुति ने तुनकते हुए कहा, पढ़ना पत्थर तोड़ने से ज़्यादा कठिन काम है, आपको नहीं पता। हाँ, जिसका मन पढ़ाई में के अलावा बाकी चीज़ों में लगता है ना, उसके लिए तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पढ़ना। एक बार फिर आरुष ने उसका मजाक उड़ाया, जिस पर श्रुति ने पहले मुंह बिचका कर उसको देखा, फिर मुंह टेढ़ा करते हुए चेहरा घुमा लिया और अपना हाथ ध्यान पकौड़ों पर लगा लिया। ये देखकर आरुष ने बेबसी से अपना सर हिला दिया और आहान के पास बैठ गया। माधुरी जी के लिए उनकी ये बहस कोई नई बात नहीं थी। हमेशा वो किसी न किसी बात पर भिड़ते ही रहते थे, या ये कहें कि जब तक वो झगड़ ना ले उनका दिन न शुरू होता था और ना ख़त्म। अब तो माधुरी जी और गजेंद्र जी के साथ साथ घर की दीवारों को भी उनकी लड़ाई झगड़े की आदत सी हो गई थी। कभी जो दोनों योद्धा शांत पड़ जाते तो अधूरा सा लगने लगता था। जितनी चाहे लड़ाई करे, पर एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे वो, और ये सभी जानते थे। आहान ने श्रुति को देखते आरुष को शिकायती लहजे में कहा, छोटी बहन है तेरी, क्यों इतना परेशान करता है उसे। वो काम ही ऐसे करती है, बस दिखने में ही छोटी है, वरना है तो बिल्कुल नानी। और उसने घूरते हुए बुरा सा मुंह बनाया और उसकी बात सुनकर आहान ने बेबसी से सर हिला दिया। बेटा, इनकी लड़ाई चलती रहेगी, आप इन पर ध्यान मत दीजिए और पकौड़े खाइए, वरना ठंडे हो जाएंगे। आहान को परेशान देखकर माधुरी जी ने उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। आहान ने मुस्कुरा कर हामी भर दी। वो पहला पकौड़ा खाने ही वाला था कि डोरबेल बज गई। आहान ने पकौड़े वापस प्लेट में रखा और उठकर तुरंत गेट की तरफ बढ़ गया। तीनों ने उसको जाते देखा तो मुस्कुरा दिए। गजेंद्र जी से अलग ही लगाव था उसे, और सभी बात जानते थे। आहान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस यूनिफॉर्म के ऊपर रेन कोट पहने दबंग पर्सनैलिटी वाले गजेंद्र जी खड़े थे। उनकी मूछें उनके चेहरे की शान थी। आहान को सामने देखते हुए उनके अधर मुस्कुरा उठे। वहीं आहान ने भी उन्हें देखकर मुस्कुरा कर कहा, आज आपने देर कर दी मामू। बेटा, मौसम ख़राब था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो वहीं टाइम लग गया, तभी भीग भी गए आप। जल्दी से जाकर चेंज कर लीजिए, फिर साथ बैठकर गर्मा गर्म पकौड़ों का मज़ा लेंगे। उसके बाद सुनकर गजेंद्र जी ने मुस्कुरा कर हामी भरी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए अंदर चले गए। श्रुति ने तुरंत उन्हें पानी दिया, फिर वो अपने कमरे की तरफ चले गए।
सबने साथ मिलकर चाय पकौड़ों का आनंद लिया। साथ गजेंद्र जी की मनोरंजन कहानियाँ भी थी, जिनका मज़ा पूरा परिवार साथ बैठकर ले रहा था। इस घर का माहौल खुशनुमा था। वहीं राहवत भवन में जया जी परमाणु बम बरसा रही थी। अंतरा सर झुकाए खड़ी खामोशी से उनकी सारी बातें सुन रही थी, डांट खा रही थी। आखिर में थककर जया जी वहाँ से चली गई। अब अंतरा ने गहरी सांस छोड़ी और सामने देखा तो अनया और चिरंजीवी जी दोनों मुस्कुरा रहे थे। अंतरा के लब भी मुस्कुरा उठे और वह चिरंजीवी के गले से लग गई। अनया भी आकर उनसे लिपट गया। तो यहाँ आज का भाग ख़त्म होता है। अगला भाग जल्दी ही आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और आगे के अपडेट्स के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।